हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 10 साइंस के 10 महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन लेकर, जो यूपी बोर्ड में ज़रूर पूछे जाएंगे और इस साल ज़रूर आएंगे आपके पेपर में। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा आपका, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र लिखिए। यह क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। तो क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आर, और उसकी फोकस दूरी क्या होती है, एफ। तो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। तो देखिए, जो वक्रता त्रिज्या आर होती है, आर, वो फोकस दूरी एफ की क्या होती है, दुगनी। या आप उससे ऐसे लिखते हैं कि एफ बराबर r/2 अगर आपके लिए फोकस दूरी। तो कोई भी सवाल पूछा जाए कि इससे सवाल जरूर आते हैं। तो मान लीजिए पूछा जाए किसी दर्पण की फोकस दूरी 40 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या आप आर निकाल सकते हो, सिर्फ जो दिया है 40 दिया है उसमें 2 का गुणा करना है। अगर आपके लिए वक्रता त्रिज्या दी हो, फोकस दूरी पूछ ली जाए, तो आप ये सूत्र लगा सकते हो। ठीक है, ये जरूर विकल्प में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन उपयोग देखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेल इंजनों, स्टीमरों व सर्च लाइट और लैंपों के परावर्तक के रूप में किया जाता है। दूसरा देखेंगे, डॉक्टरों द्वारा आंख, नाक तथा गले आदि को देखने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, अब ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है। तो मनुष्य की आंख में रेटिना की बात की जाए, तो मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, और रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का रंग एवं आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क द्वारा होता है। और बस तब अगर क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक तथा कैसा होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दिखाई किसके कारण सीधा दिखाई देता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क द्वारा उसके रंग, रूप और आकार का ज्ञान कराया जाता है, और दृष्टि तंत्रिका निकलती है जो मस्तिष्क को बताती हैं कि जो वस्तु जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है, तो मस्तिष्क उसका ज्ञान कराता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकृति का लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेमी से अधिक दूरी पर हो जाता है, यानी प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बन जाता है। ठीक है, इस दोष को दूर करने हेतु उचित दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका नेम क्या, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि दूरदृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखिए कि मनुष्य यानी ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, चालक पदार्थ का ताप नियत रहे, तो चालक में बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती, यानी बात करेंगे कि जो विभवांतर होगा भी अनुक्रमानुपाती किसके होगा, आई के। अगर हम इसे चिन्ह हटाते हैं तो भी बराबर क्या होगा, आर आई, जहाँ आर क्या होगा, एक नियतांक, जहाँ आर एक क्या होगा, नियतांक होगा। और इसे हम बोलते हैं प्रतिरोध, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, प्रतिरोध। और तो आपको ध्यान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सामर्थ्य की परिभाषा लिखिए। विद्युत सामर्थ्य क्या है, तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं, अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी परिपथ में किसकी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा की व्यय होने की दर को, दर यानी समय, तो यानी ऊर्जा क्या होगी, W, और परिवर्तन में लगने वाला समय है T, तो उसे परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, विद्युत शक्ति बोलेंगे। यानी किसी विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी सूत्र क्या हो जाएगा, जैसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर W/T, उसके लिए सूत्र हो जाएगा। मात्रक की बात की जाए तो जूल प्रति सेकंड। W यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, या आप लिख सकते हो वाट भी इसका मात्रक होता है। तो आप ध्यान रख लोगे कि किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वैसे P से प्रदर्शित करते हैं, और क्या होता है, P बराबर W/T, यानी मात्रक की बात किया जूल प्रति सेकंड या वाट इसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। तो 1 एम्पियर क्या है, आपको इसको ध्यान रखना है कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, कितने में, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो जाएगी। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है,
चलो तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सूत्र हो जाएगा 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, इसका सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनामो क्या है? डायनामो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका कार्य फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर निर्भर है। आपको जानती हूँ ये 2 प्रकार का होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित और दिष्ट धारा जनित। बस काम सबका होगा जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। और इसका कार्य किसके नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पर। फैराडे के नियम जानते हो कि यदि हम किसी परिपथ में विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन कर दें तो परिवर्तन के कारण एक प्रेरित धारा और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उस घटना को क्या बोलते हैं? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। 2 नियम हुए इनकी, एक ये पहला नियम हो जाएगा और दूसरे में क्या होता है कि लेंज का नियम होता है। यदि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, उनको भी हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अवरक्त प्रदर्शित करती हैं। इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो क्या होंगे? कोई भी रेखाएं जो चुंबकीय बल रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इन रेखाओं के किसी बिंदु पर अगर कोई रेखा खींच दे तो वे क्या करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी अब हम पढ़ा होगा कि आपने देखा प्लस उत्तरी दक्षिण ध्रुव यानी एन एस तरफ अगर जब दिशाएं एक दिशा से निकलकर यानी एन से एस की ओर निकलकर और जो दिशाएं प्रदर्शित करती हैं सब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं यहाँ से निकलेंगी एन से और उनकी तरफ से। तो जितनी भी ये बल रेखा यहाँ पर जाएंगी ये सब क्या करेंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। उन्हीं को क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल रेखाएं। उनकी गुण की बात कर ली जाए तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर होती हैं। जितनी भी रेखाएं होती हैं परस्पर समांतर और बराबर होती हैं, यानी एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में चलती हैं। हमेशा कैसे? बंद वक्र के रूप में चलती हैं। चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव हमेशा कैसी? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर हमेशा चलती हैं। तो ये उनके गुण हो जाएंगे। तो अगली देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन को परिभाषित कीजिए। नाभिकीय संलयन क्या होता है? बात किया है कि जब 2 हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब क्या होंगे? 2 छोटे या हल्के नाभिक परस्पर जुड़कर एक भारी नाभिक बना लें, ठीक है, एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन कहलाती है। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है और इस ऊर्जा पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए कि हाइड्रोजन की ये क्या है? संभारिक। देखिए हाइड्रोजन की नाभिक, हाइड्रोजन की 2 हाइड्रोजन छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर क्या बना लिए? देखिए यहाँ पर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस पर ये समीकरण हो जाएगा, आप इस समीकरण को भी लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नाभिकीय संलयन कि जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त हो, जैसे यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हाइड्रोजन का यौगिक बना लिया, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? नाभिकीय संलयन कहलाएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।